हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किल बस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि ऑक्सीजन की प्रोडक्शन किस तरीके से होती है। जो ऑक्सीजन टैंक्स के बारे में हम लोग न्यूज़ में सुन रहे हैं वो टैंक्स किस तरीके से बनती है। क्रायोजेनिक ऑक्सीजन जिसका नाम हम लोग न्यूज़ में सुने हैं वो क्रायोजेनिक ऑक्सीजन होता क्या है, और ये जो टोटल ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है। इन सारी चीजों के बारे में इसी वीडियो के थ्रू हम जानेंगे। सो माय नेम इज सब्यसाची एंड विथ नो फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाले टाइम में जो भी वीडियोस हम लोग अपलोड करें उसके बारे में आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। वी ऑल्सो हैव एन इंस्टाग्राम चैनल बाय द नेम ऑफ स्किलबस ऑफिशियल, जहां पे हम लोग डेली बेसिस में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। सो डू फॉलो इट एज वेल। गेटिंग बैक टू द टॉपिक, सबसे पहले कुछ चीजें बिफोर हैंड हमें जानने की जरूरत है, और वो है एयर का कॉम्पोजिशन क्या है। सबसे पहले देखो, एयर का जो कॉम्पोजिशन है उसमें 78% बाई वेट नाइट्रोजन का रहता है। ठीक है, 21% ऑक्सीजन का होता है, और बाकी का जो बचा हुआ परसेंटेज है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है बहुत सारे रेयर अर्थ गैसेस में, जैसे कि आर्गन, हीलियम, क्रिप्टन। ठीक है, ये जो स्लाइड है दोस्तों, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है जहां पे मैं बॉइलिंग पॉइंट्स गैसेस का मेंशन कर दिया हूं। और इस वीडियो में तीन गैसेस की जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है आर्गन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। बाकी नियन, हीलियम, क्रिप्टन, इनका जो प्रेजेंस होता है एयर में बहुत ही कम परसेंटेज में होता है, सो वी आर टेकिंग दैट एज नेग्लिजेंट। ठीक है, आर्गन का -186 डिग्री सेल्सियस है, नाइट्रोजन का -196 डिग्री सेल्सियस है, और ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -183 डिग्री सेल्सियस है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये आने वाले टाइम पे मैं आपको बताने वाला हूं। और याद रखना, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट माइनस में है। ओके, जैसे कि मैंने बताया, इस वीडियो में मैं इन तीन गैसेस के बारे में ज्यादा डिस्कस करूंगा, क्योंकि प्रोडक्शन जब सिंथेटिकली होती है इन्हीं तीन गैसेस की इंपॉर्टेंस रहती है। ठीक है, क्योंकि बाकी सारे गैसेस जैसे मैंने बताया बहुत ही नेग्लिजेंट क्वांटिटी में रहती है। ठीक है, नाउ गेटिंग टू द प्रोसेस, किस तरीके से शुरुआत होती है। सबसे पहले जो एयर होता है वो एक फिल्टर के थ्रू पास कराया जाता है। क्यों कराया जाता है? क्योंकि एयर पे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो एक एयर का जो भी क्वांटिटी लिया जाता है उसमें से डस्ट और पोलन को रिमूव करने के लिए, और जो बाकी एयर का कॉम्पोजिशन है उसको क्लियरली पाने के लिए, सबसे पहले एक फिल्टर के थ्रू पास कराया जाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट लाया हूँ जिसके थ्रू मैं पूरे प्रोसेस को डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरीके से एयर का प्रोडक्शन होता है, किस तरीके से सेपरेशन होती है इन सारे बाकी एयर कंपोनेंट्स का, और हमें ऑक्सीजन किस तरीके से मिलता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि एयर आती है और फिल्टर के थ्रू एयर पास होता है, और फिल्टर के थ्रू जब एयर पास होती है, देखिए यहाँ पे, तो एयर पे बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जैसे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर रख के ये जाते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट द फिल्टर इज यूज्ड फॉर। उसके बाद एयर जो है एक कंप्रेसर पे जाती है। सबसे पहले कंप्रेसर में जाने के बाद एक प्रेशर के साथ एयर का वॉल्यूम को रिड्यूस किया जाता है। और याद रखना दोस्तों, जब भी गैसेस में प्रेशर ज्यादा अप्लाई किया जाता है, क्योंकि सारे एयर मॉलिक्यूल्स एक जगह पे कंप्रेस हो रहा है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने के बाद ये जो हॉट एयर है, ये हॉट एयर यहाँ से पास होके यहाँ पे जाता है, और एक फ्रीजिंग कोल्ड वाटर या फिर आप लिक्विड नाइट्रोजन भी दे सकते हो। लिक्विड नाइट्रोजन इसलिए दिया जाता है क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन तो होती है बाहर से देते हो तो उससे जो हॉट एयर है वो एकदम ठंडा हो जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन इज अ वेरी कोल्ड सब्सटेंस। ठीक है, तो उसके साथ यहाँ पे जो एयर है वो एयर ठंडा हो जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले एयर को कंप्रेस किया गया है, तो ये कंप्रेस्ड एयर ठंडा होने के बाद यहाँ से जाती है। ठीक है, इस रूट को फॉलो करके अब आप कोल्ड कंप्रेस्ड एयर आपको मिल रहा है। ठीक है, पहली बात एयर को आपने कंप्रेस किया, और वो जो कंप्रेशन में क्या हुआ, एयर का टेम्परेचर बढ़ गया। उसके बाद वो टेम्परेचर को आपने रिड्यूस करने के लिए इस पर्टिकुलर वाल्व के थ्रू आप ले गए, जहां पे आपने फ्रीजिंग कोल्ड वाटर या फिर आप लिक्विड नाइट्रोजन भी दे के उसको ठंडा किए। उसके बाद कोल्ड कंप्रेस्ड एयर यहाँ से पास किया आपने। उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद इस सेपरेटर में लाया आपने। अब सेपरेटर में होता क्या है, जो एयर है वो एयर का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम एक्सपैंड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस जगह पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, एरिया बहुत ज्यादा है, तो वो कंप्रेस्ड एयर खुल के वो फिर मॉलिक्यूल्स फैलता है, तो उसका जो वॉल्यूम है बढ़ जाता है। और जैसे कि मैंने बताया था, गैसेस में वॉल्यूम जब रिड्यूस किया जाता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है उसका, राइट। प्रेशर जब दिया आपने, वॉल्यूम को रिड्यूस किया यहाँ पे, तो टेम्परेचर बढ़ गया। एंड द ऑपोजिट हैपेंस ओवर हियर, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ गया, प्रेशर घट गया, इसलिए टेम्परेचर भी घट गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोल्ड एयर है वो और कोल्ड हो जाता है। ठीक है, और कोल्ड हो जाने के बाद क्या होता है, जो एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है या फिर हाइड्रोजन जैसे बाकी सारे जो गैस कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, वो एकदम ड्राई आइस होके यहाँ से निकल जाता है। तो एयर को और प्यूरिफाई कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग एक प्री ट्रीटमेंट किए जहां पे एयर को कंप्रेस किए,
फिर उसको हॉट किए, फिर उसको ठंडा करने के बाद उसको एक्सपैंड करने दिए ताकि और ठंडा हो जाए वो, और बाकी जो सारे चीजें हैं वो सॉलिड होके वहां से निकल जाए। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक एक्सपेंशन जेट के थ्रू लिया जाता है जिसमें और ज्यादा एक्सपेंशन करने को दिया जाता है ताकि जो एयर है वो पूरी तरीके से ठंडा होके लिक्विफाई हो जाए। एक गैस को आप ठंडा करोगे तो लिक्विफाई होता है, एक लिक्विड चीज को आप गर्म करते हो तो वो इवेपोरेट होके गैस हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे और ज्यादा एक्सपेंशन होके वो चीज ठंडा हो जाता है। एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना, और ये गैस का लॉज होता है कि अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो टेम्परेचर उस गैस का घटता है, और अगर प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर भी साथ साथ बढ़ता है, एंड वाइस वर्सा इज ट्रू। यही पर्टिकुलर प्रिंसिपल पूरे चीज में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपेंशन जेट में जाने के बाद इसका जो टेम्परेचर है वो और रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। टेम्परेचर रिड्यूस हो जाने के बाद यहाँ पे एक कंटेनर में जाती है, ये कंटेनर पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। अब मैं आपको बता दूं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, और यहीं पे वो जो मैंने बताया था पिछले टाइम पे कि आप याद रखना कि बॉइलिंग पॉइंट का बहुत ज्यादा काम है, यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे ही वो काम होता है, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाले स्टेप पे ही सारे जो एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो सेपरेट हो जाते हैं। किस तरीके से, देखो यार, नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है जिसमें वो लिक्विड से गैस में बदल जाता है वो -196 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद आर्गन का आप देखो तो -186 डिग्री सेल्सियस है, और ऑक्सीजन का -183 डिग्री सेल्सियस है। अब याद रखना कि सारे चीज यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में है, करेक्ट। अब यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर लेट से आपने रखा 195 डिग्री सेल्सियस, -195 डिग्री सेल्सियस, तो -195 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर -196 से ज्यादा होता है क्योंकि ये सब माइनस में है। तो इससे क्या हो रहा है, आपका जो नाइट्रोजन है वो गैस बन के ऊपर से निकल जा रहा है, ठीक है। फिर सोचो आपने टेम्परेचर इस सिस्टम का रखा -185 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो क्योंकि आर्गन का -186 में ही वो गैस हो जाता है लिक्विड से, तो इसी बॉइलिंग पॉइंट में अगर आप टेम्परेचर -185 रखते हो तो यहां से आर्गन भी निकल जाता है, ठीक है। तो फिर लास्ट में बचा क्या, लास्ट में बचा लिक्विड ऑक्सीजन, जो कि आप रखे हैं जानबूझ के, क्योंकि उस बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर तक आपने नहीं लेके गए, क्योंकि अगर आप लेके जाते तो ऑक्सीजन भी गैस में बदल जाता। जो बचा हुआ ऑक्सीजन यहाँ पे रह गया वो सारे आप एक कंटेनर पे शिफ्ट कर देते हो, और वो आपको लिक्विड ऑक्सीजन की तरफ मिल जाता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मेन प्रिंसिपल है कि जब भी तीन चीज है, तीन गैसेस है या फिर तीन लिक्विड है, और आप तीन लिक्विड को एक साथ वहां पे प्रेजेंट है और आप अलग करना चाहते हो, तो तीनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग होने के बावजूद आप उसमें क्या करते हो, अलग अलग टेम्परेचर्स पे सिस्टम को रखते हो, ठीक है। और उसी बेसिस पे वो बॉयल होके एक एक गैसेस निकल जाती है, लीविंग दी अदर वन बिहाइंड, ठीक है। तो इसी तरीके से लिक्विड ऑक्सीजन आप गैदर करते हो। सो दिस इज द होल प्रोसेस जो कि इंडस्ट्रीज में होते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे इस तरीके का इंडस्ट्री होता है, ये जो पूरा आप देख रहे हो यहाँ पे डिस्टिलेशन परफॉर्म होती है, और इसी इंडस्ट्री में एयर को ऐसे सेपरेट करके लिक्विड ऑक्सीजन आपको मिलती है। क्लियर, इसी तरीके से ऑक्सीजन बनती है। अब देखो क्या होता है, ऑक्सीजन जब बन जाता है लिक्विड, उसको बहुत तरीके से आप मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। सबसे पहले आप पोर्टेबल ऐसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स यूज करते हो, जो आप न्यूज में काफी बार देखे होंगे कि इसी सिलेंडर्स के लिए बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मीटर है, इस मीटर के थ्रू प्रेशर को आप रेगुलेट कर सकते हो, किस प्रेशर से ऑक्सीजन वहां से निकलेगी। अब प्रेशर क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जब वेंटिलेशन में हम लोग रहते हैं उसका रीजन रहने का एक ही है, क्योंकि हमारा लंग का जो पोर्ट होता है जहां से ऑक्सीजन का हम लोग ऑक्सीजन जहां से इनहेल और एक्सहेल होता है, वो पोर्ट किसी तरीके से ब्लॉक्ड हो जाता है, राइट। और वो प्रेशर से वो ब्लॉकेज को हटाने के लिए ही वेंटिलेशन की जाती है। तो जब भी किसी ऑक्सीजन सिलेंडर को आप अगर आप देखोगे तो उसके साथ एक ऐसे एक मीटर रहता है जिसके थ्रू आप प्रेशर को रेगुलेट कर सकते हो, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट। अब दूसरा यहाँ पे देखो, ये है क्रायोजेनिक लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर, जहां पे बहुत ज्यादा लिक्विड ऑक्सीजन आप एक साथ ट्रैवल कर सकते हो। ये पोर्टेबल है, और ये बहुत बड़ा जो कंटेनर्स होते हैं लिक्विड ऑक्सीजन का वो क्रायोजेनिक फॉर्म में लिया जाता है, ठीक है। अब क्रायोजेनिक का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। क्रायोजेनिक का मतलब होता है, जब भी ये फिजिक्स का एक टर्मिनोलॉजी है, जब भी कोई भी चीज का अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो और उसका टेम्परेचर है -150 डिग्री सेल्सियस से एब्सोल्यूट जीरो के बीच में, ठीक है, तब वो एक क्रायोजेनिक फॉर्म बोला जाता है, ठीक है। जब भी किसी मटेरियल किसी लिक्विड को आप रखे हो जिसका टेम्परेचर -150 डिग्री सेल्सियस से नीचे और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से ज्यादा है, तो उसको बोला जाता है क्रायोजेनिक टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, -273 डिग्री सेल्सियस को एब्सोल्यूट जीरो बोला जाता है।
क्यों बोला जाता है? क्योंकि दैट इज इक्वल टू 0 केल्विन, और साइंस की थ्योरी के हिसाब से 0 केल्विन एक ऐसी टेम्परेचर है जहां पे सारे जो मॉलिक्यूलर एक्टिविटी होता है वो बंद हो जाता है, और उसके नीचे आप कोई भी चीज को कूल डाउन नहीं कर सकते। दैट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, तो -150 डिग्री सेल्सियस से नीचे का टेम्परेचर में अगर आप रखोगे तो वो होती है क्रायोजेनिक फॉर्म, और सारे जो फॉर्म है क्रायोजेनिक फॉर्म में ही ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब ये सवाल बनता है कि लिक्विड में क्यों डिस्ट्रीब्यूट होता है, गैस में ही हो सकता है? देखो, लिक्विड ज्यादा पोर्टेबल होता है और कम वॉल्यूम एक्वायर करता है एज कम्पेयर टू गैस। ठीक है, तो इसका यूसेज काफी आसान हो जाता है, आप किसी भी टाइम पे वेपोराइज करके उसको गैस फॉर्म में यूज कर सकते हो। इसी वजह से लिक्विड फॉर्म में ये मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, अब एक सवाल आता है कि इतना अगर है तो क्यों ऐसे बहुत सारे जगह पे प्रोडक्शन की प्रॉब्लम हो रही है, कमी हो रही है? ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बहुत सारे स्टेजेस में। ठीक है, सबसे पहले प्रोडक्शन होती है, और प्रोडक्शन में चीज खत्म नहीं होता, फिर होलसेलर के पास जाता है, फिर जो भी रिक्वायर्ड हॉस्पिटल से वहां पे जाती है। ठीक है, तो इस सर्विस को और आगे बढ़ाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोसेस है उसको फास्ट कराना पड़ता है। प्रॉब्लम प्रोडक्शन की कमी की नहीं है, प्रॉब्लम जो है जिसकी वजह से हम लोग जिससे गुजर रहे हैं हम लोग, दैट इज नॉट द प्रोडक्शन ऑफ द कंपाउंड, इट इज रादर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो उसी के आसान करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है। जैसे कि आप देख सकते हो, बाहर से कस्टम्स ड्यूटी को रिड्यूस कर किया गया है ताकि ऑक्सीजन का सप्लाई फॉरेन कंट्रीज से हो सके। आपको पता ही चला होगा कि अमेरिका से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं और बहुत सारे अलग कंट्रीज से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं ताकि ऑक्सीजन का सप्लाई हमें मिले। फिर आप देख सकते हैं कि जो ये क्रायोजेनिक एयर सेपरेशन यूनिट्स है वो बहुत ज्यादा डिमांड में है, क्योंकि यही सारे यूनिट्स के थ्रू ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है इसको और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक न्यूज है जहाँ पे जो आउटर कंट्रीज है वहां से इंडियन एयरफोर्स क्या कर रही है, क्रायोजेनिक ऑक्सीजन का सप्लाई कर रही है, या फिर हमारे स्टेट्स में भी, इंटर स्टेट्स में भी क्रायोजेनिक ऑक्सीजन का सप्लाई एयर के थ्रू हो रहा है ताकि डिस्ट्रीब्यूशन फास्ट हो जाए। ओके, तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आप शायद न्यूज में ये देखे होंगे कि केरला का जो है, केरला इज द ओनली स्टेट इन आवर कंट्री वेयर देयर इज सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन आता है, जबकि बाकी सारे स्टेट्स पे बहुत ज्यादा कम है। तो देखो यार, जनरली जो स्टैटिस्टिक्स है उसके हिसाब से एवरेज में 35 मेट्रिक पर डे ऑक्सीजन कोविड पेशेंट्स को जरूरत पड़ती है। और दूसरा जो नॉन कोविड है, क्योंकि बहुत सारे अलग बीमारियां भी होती है जैसे न्यूमोनिया, जिसमें ऑक्सीजन वेंटिलेशन की जरूरत होती है। इनफैक्ट ऑक्सीजन वेंटिलेशन इज द बेसिक थिंग इन एनी ऑपरेशन थिएटर, राइट? तो उसमें भी आप देख लो कि उसका जो नीड होता है वो 45 मेट्रिक टन पर डे होता है। ठीक है, कोई भी जो टोटल हेल्थ केयर सिस्टम है। ठीक है, अब देख लो, जो स्टेट का प्रोडक्शन है केरला स्टेट का, वो टोटल प्रोडक्शन ही 204 है। इसी वजह से उनका जो प्रोडक्शन है काफी सरप्लस में हो रही है, पहली चीज। और क्योंकि बहुत सारे ऐसे एयर सेपरेशन यूनिट्स उनके स्टेट में प्रेजेंट है, तो उनका जो सप्लाई है वो बहुत जल्दी हो पा रहा है। ठीक है, तो यही सारे रीजन की वजह से केरला का जो प्रोडक्शन है काफी ज्यादा सरप्लस में है। आपने न्यूज में ये भी सुना होगा कि जो दिल्ली है, दिल्ली एज अ स्टेट, अभी कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई थी जहां पे दिल्ली के सीएम मिस्टर अरविंद केजरीवाल ने हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी से, उन्होंने ये चीज रिक्वेस्ट की थी कि हमारे जो सप्लाई है वो सप्लाई आप झारखंड उड़ीसा से कराइए। क्योंकि एक प्रॉब्लम ये भी है कि दिल्ली जैसे जगह पे बहुत ज्यादा एयर सेपरेशन यूनिट्स नहीं है, वो बहुत ज्यादा फैले हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे एयर लिक्विड का एक है, यहाँ पे लिंडे का एक है, और ये जो पूरा है पूरा नॉर्दर्न एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बहुत सारे और भी स्टेट से जो ये सारे इक्विपमेंट्स ले रहे हैं, इसीलिए देखना आप उस मीटिंग में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने ये भी कहा था कि हमारे जो ट्रक्स है वो बहुत और जगह पे चले जा रहे हैं और हमारे पास पूरा सप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो ये इसीलिए बोल रहे थे कि आप झारखंड से या फिर बाकी सारे एक्सप्रेसवे से हमें ऑक्सीजन ट्रांसफर कीजिए। तो दोस्तों, बेसिकली जो कंक्लूजन हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं कि हमारे कंट्री में केरला ने एक चीज किया था, जब लास्ट टाइम वो कोविड वेव आया था, उन्होंने अपना हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत सारा हॉस्पिटल्स में जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। और बाकी सारे स्टेट्स पे वो कैपेसिटी जो है वो उतना ज्यादा है नहीं, पहला चीज। और दूसरा है जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। तो प्रॉब्लम प्रोडक्शन में नहीं है, प्रॉब्लम है रीच नहीं कर पा रही है हॉस्पिटल्स को बहुत जल्दी। दैट्स द मेन प्रॉब्लम, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और बहुत ज्यादा हॉस्पिटल्स, हर एक हॉस्पिटल को ये चीज जरूरत हो रही है। सो दिस इज द मेन रीजन जिसकी जिसकी वजह से इतना हमारा ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो रहा है कंट्री में। ठीक, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंप्लीट करना चाहूंगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है
तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी अवेयर करें कि ऑक्सीजन का टोटल प्रोडक्शन और टोटल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होती है। थैंक यू एवरीवन, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।